पेन जरा हाथ में पकड़ लें, इस फर्स्ट पेज को जरा कर ली, जरा मेरे साथ गौर से पढ़ें। एक नई जरा डिस्कशन बीच में ऐड होगी, लेकिन इसमें रिवैल्यूएशन भी दोबारा आनी है, डेप्रिसिएशन भी फिर आनी है, चेंजेस इन इक्विटी फुल फ्लेज आनी है, और बोरिंग कॉस्ट के भी सारे कॉन्सेप्ट्स आने हैं। तो एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 81 पे, हेडिंग उसकी है अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन एस्टिमेट्स एंड एरर्स। ये तीन चीजें इस टॉपिक में मेन डिस्कस होनी है। दोबारा हेडिंग पढ़ेगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन एस्टिमेट्स एंड एरर्स, और स्टैंडर्ड का रेफरेंस है IAS 8। तो आइए जरा पहले सबसे पहले देखते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या हैं, फिर इंशाल्लाह देखेंगे एस्टिमेट्स क्या होते हैं, वो कैसे चेंज होते हैं, और फिर अगर अकाउंटिंग करते हुए कोई एरर्स हो जाए और सब्सिक्वेंटली डिस्कवर हो, पता ना चले, तो देन उसका क्या होता है। सबसे पहले आपको सब हेडिंग एक मिलेगी, अकाउंटिंग पॉलिसीज। पेन हाथ पर रखें, कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करते रहिएगा, और कुछ बातें मेरी भी सुन के अगर जरूरत पड़े जहां जहां कुछ एक्स्ट्रा साथ नोट भी कर लीजिएगा। सब रेडी हैं सर? किस हेडिंग को हम पढ़ने लगे हैं? अकाउंटिंग पॉलिसीज को पढ़ने लगे। ऊपर तो एक हेडिंग थी पूरे स्टैंडर्ड की, उसमें से हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं। आए जरा वर्ड बाय वर्ड पढ़े जरा। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर, these are principles, rules and regulations adopted by management of an entity in preparing and presenting financial statement। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किसको होती हैं? शेयर होल्डर्स को। तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एज एन अकाउंटेंट हम अडॉप्ट करते हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट हो सकें, उन सब रूल्स एंड रेगुलेशंस को कोलेक्टिवली बोला जाता है अकाउंटिंग पॉलिसीज। दोबारा पढ़े जरा लाइन। These are those rules and regulations, principles, rules and regulations adopted by management। मैनेजमेंट के वर्ड पे एक मिनट रुके जरा। मैनेजमेंट मींस डायरेक्टर्स, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डायरेक्टर्स की है, लेकिन डायरेक्टर्स अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए आप जैसे नौजवान अकाउंटेंट्स हायर करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेफिनेटली मैनेजमेंट ने अल्टीमेटली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है, लेकिन उसके लिए अकाउंटेंट्स को जरूरत पड़ती है। तो इन शॉर्ट वर्ड्स, हम अकाउंटेंट्स किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर और प्रेजेंट करते हुए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अडॉप्ट करते हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इकट्ठा करके बोला जाता है अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब हमें कैसे पता चलेगा एज एन अकाउंटेंट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए कौन सी रूल्स एंड रेगुलेशंस मींस कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट होनी चाहिए? सेकंड लाइन की आखिरी लाइन पढ़े, सेकंड लाइन के आखिरी सेंटेंस पढ़े। हमें कहां से पता चलेगा? हमें स्टैंडर्ड खोल के पता चलेगा। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहां स्पेसिफाइड है? IFRS मींस इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। मींस एज एन अकाउंटेंट, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्रीज की अगर हमने अकाउंटिंग करनी है तो हमारे जहन में आना चाहिए कि अब हमने IS2 खोलना है। हम जब IS2 खोलेंगे तो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या लिखे हुए हैं? शॉर्ट वर्ड्स में सुनते रहिएगा जरा काइंडली गौर से। इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट NRV। ये कहाँ लिखा हुआ है? या IS2 में लिखा हुआ है। तो इन्वेंट्रीज को फिर मेजर करने के लिए पॉलिसी अडॉप्ट कर ली जाएगी। हाउ टू मेजर द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज? आइदर बाय यूजिंग FIFO मेथड और बाय यूजिंग वेटेड एवरेज। ये सब कुछ जो हम बोल रहा हूँ एज पर IS22 इन शॉर्ट वर्ड्स, ये हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस IS2 में मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की अगर आइटम ली है तो देन हम IS16 खोल लेंगे। इनिशियली एवरी आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए फिर कॉस्ट मॉडल भी है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी है, चॉइस अवेलेबल है। हम एज अ मैनेजमेंट चाहें तो कॉस्ट मॉडल यूज कर लें, रिवैल्यूएशन मॉडल भी यूज किया जा सकता है। फिर कॉस्ट मॉडल अगर है तो क्या करना है, ये भी स्टैंडर्ड में लिखा होगा। अगर IS16 में रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करना है तो उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां लिखे होंगे। अगर कोई बैंक से लोन ले लिया है और देयर फॉर बोरिंग कॉस्ट इंकर हो रही है तो देन हम IS23 खोल लेंगे। प्लीज IS23 खोलेंगे तो नंबर 1 हमें क्या मिलेगा कि बोरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। लेकिन अगर वो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो फिर कैपिटलाइज कर लें।
कैपिटलाइज करते हुए स्पेसिफिक बोरिंग्स भी हो सकती हैं, जनरल बोरिंग्स भी हो सकती हैं। यहाँ तक कोई मेरी बात समझ आइए प्लीज। तो नंबर 1 फर्स्ट लाइन में क्या है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो अडॉप्ट करती है मैनेजमेंट ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर और प्रेजेंट हो जाए, उन्हें अकाउंटिंग पॉलिसी बोला जाता है। अकाउंटिंग पॉलिसीज कहाँ लिखी होती हैं, स्टैंडर्ड्स में लिखी होती हैं। तो जो स्टैंडर्ड अप्लाई होना हो जिस अकाउंटिंग हेड पे, उस स्टैंडर्ड को खोल के फिर अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कर ली जाती हैं। थर्ड लाइन पे आ जाए तरतीब से। एग्जाम्पल ऑफ IFRS, जहां हम डिस्कशन कुछ कर चुके हैं, मैंने उसकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं। IS2 का आइडिया है सबको? IS16 कौन सा है? इन्वेंट्रीज, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। फिर डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंटेशन होनी है। IS16 के अगर नोट्स हैं तो वहां चले जाएंगे, फिर स्केड्यूल बनाएंगे, अदर वैल्यूएशन डिस्क्लोज वगैरह वगैरह देते रहेंगे। और देन IS23 वगैरह में कुछ हमें आइडिया हो गया है। यहाँ तक मैंने जो बातें आपके सामने रखी हैं, इससे क्या पता चला अकाउंटिंग पॉलिसी किसे कहते हैं? ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ लिखे हुए हैं? तो जो अकाउंटिंग हेड होगा, हम उससे रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खोलेंगे और वहां से देख के फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उन्हें अडॉप्ट करेंगे। देन आ जाओ अगली लाइन पे। देन सर ये जो IS8 हम पढ़ने लगे हैं, ये कहता है, फर्स्ट डॉट जो लगा हुआ या बुलेट जो बनी हुई, एज पर IS8 अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी सिलेक्टेड बाय अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IFRS। ये शायद मैंने अभी बात की है। एज एन अकाउंटेंट हमेशा हमने अकाउंटिंग पॉलिसी अपनी मर्जी से नहीं बनानी है, स्टैंडर्ड खोलना है और जो स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग पॉलिसी है उसके मुताबिक अपनी अकाउंटिंग करनी है। दुनिया में सारे अकाउंटेंट्स हर अकाउंटिंग हेड की एक तरह की अकाउंटिंग करेंगे ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफरेंट एंटिटीज की कंपेरेबल रहें। कंपेरेबल का क्या मीनिंग होता है? कभी कंपैरेटिव वर्ड सुना आप लोगों ने? कंपैरिजन बड़ा दो तरीकों से किया जाता है। एक होता है कि कंपनी की करंट ईयर की परफॉर्मेंस आप पिछले सालों से कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल 22 की परफॉर्मेंस 2022 की परफॉर्मेंस 2021 2020 वगैरह से कंपेयर करेंगे पिछले सालों से। और सेकेंडली जिस सेक्टर में कंपनी है, फॉर एग्जांपल अगर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंपैरिजन आप अदर कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी से भी करके इवेल्युएशन करेंगे। अब डेफिनेटली किसी कार सेक्टर की कंपनी का कंपैरिजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बैंक से नहीं हो सकता, बैंकों का टेक्सटाइल कंपनी से नहीं हो सकता। तो जिस सेक्टर में आपकी कंपनी है उस सेक्टर में जो दूसरी कंपनीज हैं उनसे भी कंपैरिजन इसलिए होना चाहिए ताकि शेयर होल्डर्स देख सकें कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस एज कंपेयर्ड विद सिमिलर कंपनीज कैसी जा रही है। तो कंपैरिजन दो तरीकों से किया जाता है। नंबर एक, अपनी ही परफॉर्मेंस को पिछले सालों से कंपेयर किया जाता है, और नंबर टू क्या बताया मैंने, अपनी परफॉर्मेंस को अपने ही सेक्टर की कंपनी से भी कंपेयर करके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की जाती है। शेयर होल्डर्स ने अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने हैं। शेयर होल्डर्स का ये राइट है कि उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले और अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को पिछले सालों से भी कंपेयर कर सकें और अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को दूसरी कंपनी जो उसी सेक्टर में है उनसे भी कंपेयर करके डिसीजन ले सकें कि क्या इसी कंपनी में शेयर्स रखने चाहिए, या फॉर एग्जांपल अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बाकी कंपनीज की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो यहाँ से शेयर सेल करके किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सके। तो देयरफॉर जब पॉलिसीज अडॉप्ट होती हैं वो फिर पॉलिसी स्टैंडर्ड की बेस पे अडॉप्ट की जाती हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल रहें पिछले सालों से भी, और दूसरी कंपनी जो सेम सेक्टर में उनके साथ भी कंपेरेबल रहे। ये कंपेरेबल वर्ड समझ आ रहा है? कंपेरेबल अगर नहीं होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो क्या नहीं हो सकेगा? तो कंपैरिजन अगर नहीं हो सकेगा तो शेयर होल्डर्स की डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं हो सकेगी। अब पॉइंट नंबर 1 दोबारा पढ़ें। Standard IS8 says accounting policy shall be selected by applying the requirements of standard. For example, once again, अगर फॉर एग्जांपल आपने IS2 में कॉस्ट कैलकुलेट करनी है इन्वेंट्री की, तो या क्या अडॉप्ट कर सकते हैं या क्या इसके बजाय जो, अच्छा ये जरूर हो सकता है किसी एक स्टैंडर्ड में चॉइस अवेलेबल है तो उस चॉइस के अंदर रहते रहते या FIFO अडॉप्ट कर लें या वेटेड एवरेज, लेकिन अपना ही कोई नया फार्मूला बनाने की इजाजत अकाउंटेंट्स को नहीं। तो पहला पॉइंट ये है कि स्टैंडर्ड खोल के पॉलिसीज बना लें। इसी में एक सेकंड पॉइंट ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट पढ़ने वाला, एज पर IS8 देन स्टैंडर्ड ही कहता है कि वंस अ पॉलिसी इज सिलेक्टेड इट शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली, क्यों, टू अचीव कंपेरेबिलिटी ऑफ फिगर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मसलन एक सेकंड बोर्ड पर जरा देखें। सबसे पहले तो वो कहता है स्टैंडर्ड खोल के पॉलिसी बनाएं।
सेकंड ये कहता है कि जो पॉलिसी फिर एक दफा बना लें उसे कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज करें ताकि फिगर्स कंपेरेबल रहें। क्या मतलब, जरा एक सेकंड बोर्ड पर देखना। सपोज एक कंपनी में अगर 2021 में इन्वेंट्रीज मैयर करते हुए, इन्वेंट्रीज की कॉस्ट मैयर करते हुए अगर FIFO अडॉप्ट किया गया है, तो आप बताएं 2022 में भी क्या होना चाहिए? FIFO ही अडॉप्ट होना चाहिए। 2023 में क्या होना चाहिए? अगर एक दफा IS2 में से FIFO को प्रेफरेंस दे दी है, क्या वेटेड एवरेज यूज हो सकता था? तो अगर वेटेड एवरेज उठा लिया है, इस्तेमाल कर लिया, फिर हमेशा वेटेड एवरेज ही अडॉप्ट करें। FIFO अगर आपने पिक कर लिया है तो फिर FIFO को ही यूज करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे क्यों करें? गौर से मेरी बात सुने। क्या आपको पता है FIFO वेटेड एवरेज का आंसर सेम नहीं होता? क्या सेम ही होता है? दोनों अलाउड जरूर है, लेकिन इसमें डिफरेंट अजम्पशंस की बेस पे ये फॉर्मूले बने हुए हैं, तो जरूरी नहीं कि अमाउंट सेम हो। तब अगर फॉर एग्जांपल 2021 में FIFO था, 2022 में आप वेटेड एवरेज यूज कर लें, नहीं तो इसमें मैंने इस वक्त किया क्या है, मैंने पॉलिसी अब कंसिस्टेंटली अगर अडॉप्ट नहीं की तो इससे फर्क क्या पड़ता है? जस्ट फार्मूला बदल लेने से अब इन्वेंट्री की फिगर्स डिफरेंट कैलकुलेट हो जाएंगी, और देयरफॉर अब 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2021 से कंपेरेबल नहीं रहेंगी। फिर इस तरह कर लेता हूँ, 2023 में आके FIFO दोबारा अडॉप्ट कर लेता हूँ। अब क्या मसला हो जाएगा? अब और जुल्म शुरू हो जाएगा। अब FIFO वाला 2022 से कंपेरेबल नहीं है, तो जस्ट फार्मूला बदल लेने से अलाउड वैसे दोनों है। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड ये जरूर कहता है कि अगर अलाउड है तो आप अपनी मर्जी को चूज कर लें, FIFO चूज करें या वेटेड एवरेज, जो चूज करना है कर लें। लेकिन वंस अ पॉलिसी सिलेक्टेड, सेकंड पॉइंट पढ़ें दोबारा, वंस अ पॉलिसी सिलेक्टेड फिर उसको कंसिस्टेंटली यूज करें ताकि फिगर्स कंपेरेबल रहें। अगर FIFO यूज किया था तो फिर हमेशा FIFO यूज करें, और अगर वेटेड एवरेज यूज किया है तो फिर हमेशा वेटेड एवरेज ही यूज करें। और अगर आप ये हमेशा सेम यूज नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? फिगर्स कंपेरेबल नहीं रहेंगी और शेयर होल्डर्स को डिसीजन मेकिंग में मुश्किल पेश आएगी। फिगर्स ही अगर कंपेरेबल नहीं है तो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग ऑफ कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, शायद ये डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा और अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग में फिर हेल्पफुल नहीं रहेगा। यहाँ तक मैं कुछ समझा पाया हूँ सर? जितना पढ़ा ऊपर से जरा एक शॉर्ट समरी सुने मेरे से जरा। अकाउंटिंग पॉलिसी कहते किसे हैं? उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जिनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके प्रेजेंट होती हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ लिखे हुए हैं? स्टैंडर्ड्स में लिखे हुए हैं। IS 8 ये कहता है स्टैंडर्ड खोलें, जो हेड एप्लीकेबल है उसका स्टैंडर्ड खोलें और उसमें पढ़ें, जो पॉलिसी लिखी हुई है उसको जहन में रख के अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं। देन एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट क्या है? एक दफा अगर एक पॉलिसी सेलेक्ट हो गई है तो उसे फिर कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज करें ताकि फिगर्स कंपेरेबल रहें। एक नजर खुद से भी पढ़ लें, मेरी यहाँ तक की बात में अगर कोई कंफ्यूजन है तो पहले वो डिस्कस कर लें, आगे फिर मेरे साथ ही चलिएगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी साथ रहिएगा। क्या मेरी इस बात का मतलब ये तो नहीं कि हमेशा FIFO यूज करें? क्या भी हो सकता है, लेकिन अगर वेटेड एवरेज सिलेक्ट हो गया तो फिर वेटेड एवरेज ही अडॉप्ट करें। और अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा? फिगर्स किसके लिए कंपेरेबल नहीं होंगी? तो अगर फिगर्स कंपेरेबल नहीं होंगी तो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन नहीं हो सकेगी। डन हो गया यहाँ तक? देन सर अभी हमने ये बात की है, एनी कंफ्यूजन जी? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, देन बेटा मैंने अभी आपसे कहा कि अगर एक पॉलिसी सेलेक्ट हो जाए तो उसे फिर आप कंसिस्टेंटली यूज करना है। लेकिन इसके फौरन बाद अगर हम अगली हेडिंग देखें तो हेडिंग देखें आप क्या है? फौरन आगे हेडिंग आगे चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अभी तक की बहस क्या है? पॉलिसी वन सिलेक्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। लेकिन बेटा दो सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें ये IS 8 वाला जो स्टैंडर्ड है वो अलाउ करता है कि आप पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी इंशाल्लाह बात करूंगा। पहले हम वो दो सिचुएशंस डिस्कस करने लगे हैं जिसमें पॉलिसी चेंज करने की इजाजत है। बेसिक वैसे प्रिंसिपल क्या है?
कि once a policy is selected, it should be applied consistently. लेकिन there are two circumstances जिनमें पॉलिसी बदलने की परमिशन भी है। आज पहले वो पढ़ लेते हैं, वो क्या है उनको समझ लेते हैं, फिर पॉलिसी चेंज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होना है वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो हेडिंग आ गई हमारे सामने, चेंजेस इन an entity shall change its accounting policy only if number one, change is required by, मैं एग्जांपल अभी देता हूं बस जस्ट पढ़ लेना। अगर स्टैंडर्ड ही बदल जाए, जिस स्टैंडर्ड को खोल के हमने पॉलिसी बनाई थी, तो फिर मजबूरन हमें क्या करना होगा, पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। मजबूरन क्योंकि बदलनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड ही बदल गया, इसलिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ये कंपल्सरी चेंज है। मसलन इसके एग्जांपल के तौर पे फुल कंसंट्रेट दो एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। IS2 जरा ज़हन में लाएं, इन्वेंट्री से रिलेटेड। इस वक्त IS2 में ये लिखा हुआ है कि इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट NRV, और कॉस्ट कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले बताए हुए हैं, FIFO या वेटेड एवरेज। लेकिन बेटा आज से तकरीबन 2002 मींस 22 इयर्स अगो, आज से 22 साल पहले, 2024 में इस वक्त हमें 2002 जो ईयर था, उस जमाने में जो IS2 था उसमें एक तीसरा मेथड भी अलाउ होता था। FIFO वेटेड एवरेज के साथ साथ एक LIFO मेथड भी अलाउड होता था, जो आज भी हमारी क्लास में फुली अलाउड है। लेकिन स्टैंडर्ड में अब दो ही अलाउड रह गए हैं, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज। LIFO ये होता था कि आइटम्स जो लास्ट इन है वो फर्स्ट आउट है, लेकिन अब ये IS2 में अलाउड नहीं है। अगली बात बहुत ध्यान से सुना जरा, अब वो कंपनीज जो 2002 से पहले IS2 खोलती होंगी तो उन्हें LIFO भी अलाउड मिलता होगा। तो अगर उस जमाने में किसी कंपनी ने LIFO अडॉप्ट किया होगा और सब्सिक्वेंटली 2002 में जब स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ, अब स्टैंडर्ड जो है अकाउंटेंट्स दुनिया के मिलजुल के बना तो देते हैं, लेकिन बाद में फिर सोचते रहते हैं कि क्या इसमें कोई अमेंडमेंट की जरूरत तो नहीं है। तो 2002 में फिर अकाउंटेंट्स ने डिसाइड किया कि LIFO की परमिशन नहीं होनी चाहिए। अब उसकी रीजन क्या है वो हमारी इस वक्त बहस नहीं है, लेकिन पहले LIFO भी अलाउड था, लेकिन अराउंड 2002-2003 की बात है, ये LIFO फिर अलाउड नहीं रहा। तो वो कंपनीज जो पहले 2002 से पहले IS2 खोल के LIFO अडॉप्ट कर रही थी, उन्हें अब कंपल्सरीली किससे कहां या किससे कहां आना पड़ा होगा, LIFO से या FIFO पे या LIFO से वेटेड एवरेज पे। तो पॉलिसी अब उन्हें क्यों चेंज करनी पड़ी, स्टैंडर्ड ही बदल गया, तो मजबूरन पॉलिसी चेंज करनी पड़ी उन्हें। इसी तरह उसी जमाने में तकरीबन IS23 ज़हन में लाया जरा, IS23 बोरिंग कॉस्ट। इस वक्त बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट ये है कि बोरिंग कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस अनलेस इट रिलेट्स टू अ क्वालिफाइंग एसेट। बोरिंग कॉस्ट ने प्रॉफिट लॉस में जाना है, लेकिन अगर क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो फिर इसने कैपिटलाइज होना है। ये भी कोई अराउंड 2003-2 की शायद बात है। पहले IS23 ये कहता था कि अगर आप चाहें तो क्वालिफाइंग एसेट की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर लें, और अगर चाहें तो फिर भी कैपिटलाइज करने की बजाय एक्सपेंस आउट कर लें। पहले एक चॉइस थी कि क्वालिफाइंग एसेट की बोरिंग कॉस्ट चाहे कैपिटलाइज कर लें चाहे एक्सपेंस आउट कर लें। अब ये चॉइस नहीं है, अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो बोरिंग कॉस्ट ने कैपिटलाइज ही होना है। तो वंस अगेन अगर उस जमाने में हम चले जाएं, 2002 से पहले IS23 अगर किसी कंपनी ने खोला होगा तो उसमें चॉइस अवेलेबल थी, और चॉइस अवेलेबल होने की वजह से अगर कोई कंपनी क्वालिफाइंग एसेट होने के बावजूद बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर रही होगी, तो 2003 में जब ये स्टैंडर्ड चेंज होके IS23 में अमेंडमेंट हुई, तो अब उस कंपनी को फिर कंपल्सरीली एक्सपेंस आउट की बजाय कैपिटलाइजेशन की तरफ आना पड़ा होगा। तो समटाइम्स क्या होता है, वो स्टैंडर्ड ही बदल जाता है जिसकी बेस पे अपनी को पॉलिसी अडॉप्ट की हो। तो अगर स्टैंडर्ड ही बदल जाए तो देन मजबूरन आपको भी फिर अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़ सकती है। तो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन इन विच पॉलिसी should be changed, and what is that possibility, when the standard is changed। इस स्टैंडर्ड को हम फॉलो कर रहे थे, अगर उसी में चेंज आ जाए तो फिर पॉलिसी बदलनी पड़ सकती है। यहाँ तक क्लियर हो गया प्लीज। हेडिंग इस वक्त क्या चल रही है हमारी, इस वक्त तो एंटिटी शैल चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी नंबर 1 इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय IFS। नंबर 2, और एक दूसरी सिचुएशन बेटा ये हो सकती है, पहले इंग्लिश में पढ़ना था। मैनेजमेंट फील्स दैट change result into financial statement providing
मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। ब्रैकेट में लिखा है वॉलंटरी चेंज, मतलब इसका ये है कि समटाइम्स हो सकता है मैनेजमेंट खुद से फील करे कि अगर हम अपनी पॉलिसी बदल लें, स्टैंडर्ड ने नहीं कहा, लेकिन मैनेजमेंट अगर ये समझती है कि पॉलिसी बदल लेने से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा रेलिवेंट रिलायबल हो जाएंगी, तो इन दैट केस मैनेजमेंट अपनी मर्जी से भी पॉलिसी बदल सकती है। इसको समझने के लिए बी पॉइंट को जरा एक सेकंड बोर्ड पर देखेंगे। कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डिफरेंट कंपनीज के अपने जहन में कुछ सोच कर जरा कोई नाम बताएंगे, कौन सी कार सेक्टर कंपनीज में कंपनीज कार बना रही हैं? आप गाड़ियों के नाम बोल रहे हैं और ठीक है, चलें उसी से गुजारा कर लेते हैं हम। एक सेकंड बोर्ड पर देखें। मेरी अगर बात सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप ज्यादा एंजॉय करेंगे। इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं कि आप जो गाड़ियों के नाम बोल रहे हैं उनके अंदर हैं, लेकिन मेरी बात सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज्यादा मजा आएगा। लेट्स अज्यूम होंडा लिमिटेड के आप सीएफओ हैं। यकीनन उतना मजा नहीं आया, गाड़ी वही है आपके पास, लेकिन सीएफओ आप होंडा लिमिटेड। जो आपने गाड़ियों के नाम बोले वही है आपके पास, और अगर किसी ने ज्यादा बोले हैं तो वो सारी हैं, लेकिन सीएफओ आप सपोज कहाँ है? होंडा लिमिटेड में। आई होप के छोटी सी कंपनी फिलहाल चल जाएगा, बस अब इससे ज्यादा कंटिन्यू फोकस ऑन द स्टोरी। आप बेटा सपोज होंडा लिमिटेड में सीएफओ हैं, और आपने एज अ सीएफओ होंडा लिमिटेड में इन्वेंट्रीज मेजर करने के लिए सपोज फाइफो मेथड अडॉप्ट किया हुआ है। कंसंट्रेट प्लीज। होंडा लिमिटेड का एज अ सीएफओ आपने सपोज इन्वेंट्री की वैल्यूएशन पे इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए फाइफो मेथड यूज किया हुआ है। लेकिन सपोज होंडा लिमिटेड के अलावा जो अदर कंपनीज हैं कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, अदर कंपनीज जो कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, उन कंपनीज के अकाउंटेंट्स ने इन्वेंट्रीज की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए वेटेड एवरेज मेथड यूज किया हुआ है। एग्जांपल समझ आ गई? होंडा लिमिटेड ने कौन सा मेथड यूज किया है? फाइफो यूज हो रहा है होंडा लिमिटेड में, लेकिन होंडा लिमिटेड के अलावा जो बाकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, सपोज वो वेटेड एवरेज मेथड से इन्वेंट्री की कॉस्ट फाइंड आउट कर रही है। बताएं कौन सी कंपनी बेहतर है, कौन सी कंपनी सही कर रही है? दोनों सही कर रहे हैं, दोनों अलाउड है, कोई इशू वाली बहस नहीं है। फाइफो भी अलाउड है, वेटेड एवरेज भी अलाउड है। लेकिन सपोज आपने एज अ सीएफओ ये डिसाइड किया कि हम भी फाइफो से वेटेड एवरेज पे आ जाते हैं ताकि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अदर कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ज्यादा बेहतर कंपेरेबल हो जाएं। एज इट इज अगर कंपेयर करेंगे आप तो पॉलिसीज डिफरेंट हैं, और पॉलिसीज डिफरेंट होने की वजह से फिगर्स कंपेरेबल नहीं है। आपने अपनी चॉइस से सपोज ये चाहा कि अगर हम भी फाइफो से वेटेड एवरेज पे आ जाएंगे तो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स जो होंडा लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं, वो बाकी कंपनीज के साथ जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो उनको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाएगी। क्या स्टैंडर्ड बदल गया है? क्या स्टैंडर्ड बदल गया है? तो वाई दिस पॉलिसी चेंज? अब इंग्लिश में पढ़े जरा, ना ना अब बी पॉइंट इंग्लिश में पढ़े। वॉलंटरी चेंज अगर पढ़ना होता तो ब्रैकेट के बाहर कुछ ना लिखा होता। पॉलिसी किसने बदली है? मैनेजमेंट ने बदली है, लेकिन मैनेजमेंट की पॉलिसी बदलने का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल फॉर शेयर होल्डर्स। तो व्हाई वी हैव चेंज दिस पॉलिसी? ताकि हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जरा अच्छे तरीके से कंपेयर करने की पोजीशन में आ जाए। तो देयर आर टू सर्कमस्टांसेस इन विच द पॉलिसी कैन बी चेंज। नंबर वन, इफ द चेंज इज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड, एंड नंबर टू, पढ़े पढ़े, नंबर टू, मैनेजमेंट अपनी चॉइस से भी चेंज कर सकती है, बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ चेंज इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रेजेंट मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। ये कोई नोट करना है आपने? मेरा ख्याल है थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाएगा। लेकिन कहाँ नोट करेंगे? नीचे पेज के शायद हमें जगह चाहिए होगी। चल नीचे लिखें फिलहाल, बाद में देखते हैं। पेज के नीचे जगह एक एरो बना के नीचे ले जाए। फाइफो क्रॉस करने का मतलब क्या है?
FIFO अडॉप्ट हो रहा था, क्या छोड़ के कहां निकल गए, क्यों निकल गए? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को साथ दे रहे हैं मेरा? चीजें सर जी मुश्किल तभी होती हैं अगर साथ साथ कोशिश ना की हो, तो यकीनन जरा मुश्किल हो जाता है रोज अपने आप को पढ़ाई के हवाले से मोटिवेट करना, लेकिन यही फर्स्ट स्टेप रिक्वायर्ड है। डेली आए, क्लास में इन्वॉल्व रहें, इंशाल्लाह वैसे भी आप कुछ अर्से बाद इंजॉय करेंगे जो आगे हमारे साथ डिफरेंट सिचुएशन के क्वेश्चंस आने हैं। लेकिन अगर कोई टॉपिक वीक हो और वो मिक्स हो जाए किसी और टॉपिक के साथ, तो फिर पूरा क्वेश्चन ही डिस्टर्ब हो जाता है। दाने सर, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी जो फिलहाल हमने पढ़ा इस पेज पे? अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है सर, अपने वर्ड में बताई जाए। अकाउंटिंग पॉलिसीज कहाँ लिखी हुई हैं? अगर एक दफा एक पॉलिसी अडॉप्ट होगी है तो क्या करें? कंसिस्टेंटली अप्लाई करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ताकि फिगर्स कंपेरेबल रहें। लेकिन क्या कोई ऐसी दो सिचुएशंस हैं जिनमें पॉलिसी बदली जा सकती है? कौन कौन सी? शॉर्ट वर्ड्स में कंपल्सरी चेंज एंड वॉलंटरी चेंज, लेकिन हमारा पूरे वर्ड्स भी ज़हन में रहने चाहिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज क्लियर, एनी कंफ्यूजन जी? देन सर नेक्स्ट हमने ये डिस्कस करना है कि अगर कोई पॉलिसी चेंज करनी पड़ जाए तो फिर उसे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज किया कैसे जाता है। ऊपर अभी हमने ये पढ़ा, अभी हेडिंग पढ़ी है कि चेंज किन सिचुएशंस में हो सकता है। अब हम ये पढ़ने लगे हैं कि चेंज करें कैसे। तो ये जो मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ चेंज करेंगे कैसे, इसको समझने से पहले कुछ टर्म्स नीचे लिखी हुई 1 2 3 4, इन 4 टर्म्स को जरा हमने अकाउंटिंग की इन 4 टर्म्स को जरा पहले हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। पेज के जरा एंड पे जाएं, एक लास्ट हेडिंग क्या है पेज के एंड पे? अगर पॉलिसी बदल जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को में कैसे चेंज लाना है, ये बहस इंशाल्लाह हम एंड में करेंगे। फिलहाल अब उस लास्ट बहस को समझने के लिए 4 टर्म्स हमारे सामने आएंगी, उन 4 टर्म्स को जरा हमने डिटेल में डिस्कस करना है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म जो लिखी नजर आ रही है? प्रोस्पेक्टिव चेंज। पहले सिर्फ नाम बोल देना, अगले क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव चेंज, ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड इम्प्रैक्टिकेबल। इन 4 टर्म्स के काउंटिंग में मीनिंग क्या है उनको समझने के लिए एक एक करके सबसे ऊपर से शुरू करें। प्रोस्पेक्टिव चेंज को इंग्लिश में जरा पढ़ें। मींस इफेक्ट ऑफ चेंज इज अप्लाइड इन द करंट एंड फ्यूचर पीरियड्स, नो इफेक्ट ऑफ चेंज इज अप्लाइड इन द प्रीवियस पीरियड। अगर मैं कभी आपसे कहूं कि यार प्रोस्पेक्टिव चेंज करें, तो इसका मीनिंग ये होगा, एक मिनट जे पड़ा, एक 10 मिनट। अगर सपोज हम 2024 में बैठ के काउंटिंग कर रहे हैं और मैं आपसे कहूं कि 2024 में एक प्रोस्पेक्टिव चेंज करना है, तो हम 2024 में एडजस्टमेंट करेंगे, और अगर उसका इफेक्ट ऑनवर्ड जाना है तो ऑनवर्ड ईयर्स में भी जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1990 में और हम पहुंचे हुए हैं 2024 वाले साल में, इन अदर वर्ड्स तकरीबन 34 ईयर्स अराउंड गुजर चुके हैं। पिछले सालों को अगर इग्नोर रखना है, 1990 से लेके 2023 तक जो हो चुका है उसे छोड़ दें, और बस किन सालों में चेंज का इफेक्ट इनकॉर्पोरेट करें, करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर। किन सालों को इग्नोर कर दें? प्रीवियस ईयर्स को इग्नोर कर दें। कहां से प्रीवियस ईयर्स को इग्नोर कर दें? जब से बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ है वहां से लेके पिछले साल तक को इग्नोर करके बस करंट और फ्यूचर ईयर में अगर एडजस्टमेंट होनी है तो इसे बोला जाता है प्रोस्पेक्टिव चेंज। किन सालों को बस ठीक है जो होना था हो गया है, और बस किन सालों में चेंज कर दें।
पिछले सालों में जो होना था अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया है। करंट और फ्यूचर ईयर में अगर चेंज का इफेक्ट लेंगे हम तो इसे प्रोस्पेक्टिव चेंज बोलते हैं। डन है प्लीज। अगली टर्म ढूंढे, रेट्रोस्पेक्टिव चेंज। इंग्लिश में पढ़े। effect of change is applied in the current, future as well as in all previous periods। अगर मैं आपसे कहूं 2024 में कोई रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करना है तो उस चेंज की वजह से जो 2024 में इफेक्ट आना है वो भी इनकॉर्पोरेट होगा, अगले सालों में अगर कोई चेंज का इफेक्ट आना है वो भी होगा, और पिछले सारे सालों को भी चेंज करना है अगर रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करना है तो। पिछले सारे सालों को कैसे चेंज करना है टेंशन ना लें, इंशाल्लाह बड़े आराम से हम वो चेंज कर लेंगे। पहले इन टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लें। व्हाट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव चेंज? पिछले सालों को इग्नोर करके अगर चेंज करना है तो प्रोस्पेक्टिव चेंज है, और पिछले सारे साल स्टार्टिंग फ्रॉम जब से बिजनेस बना है वहां से लेके पिछले साल तक भी अगर चेंज करना है, किन ईयर्स के साथ साथ अगर किन सालों में भी चेंज करना है, करंट और फ्यूचर के साथ साथ अगर प्रीवियस ईयर्स में भी चेंज करना है तो इसे बोला जाता है रेट्रोस्पेक्टिव चेंज। तो ये बड़ा इश्यू वाली कोई बात नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग्स का भी वर्ड सुना आपने? रिटेन्ड अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस का भी वर्ड सुना है आपने? अगर मैं आपके सामने 2024 के एंगल से वर्ड बोलूं ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2024, तो आपको पता है इसमें किस साल तक के प्रॉफिट्स आ रहे हैं? किस साल तक बोलने का मेरा मतलब क्या है? क्या 1 जनवरी 2024 की जो रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी उसमें पिछले सारे सालों के प्रॉफिट शामिल हैं? कब से कब से? जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ वहां से लेके 1 जनवरी 2024 मींस 2023 तक के प्रॉफिट्स का इफेक्ट उसके अंदर आ रहा होगा। तो पिछले सालों में अगर चेंज करना है, पिछले सालों के अगर प्रॉफिट्स में चेंज करना है तो हम अपनी फेवरेट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे और उसमें पिछले सालों के प्रॉफिट्स में भी इफेक्ट ऑफ चेंज इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। डन है सर? आपने मुझे बड़े गुस्से से देखा है, मैं अपने सेंटेंस को वापस लेके जरा सही कर देता हूँ। जितने पिछले टॉपिक सारे हो गए हैं वो सारे आपके फेवरेट हैं, लेकिन जो ज्यादा मुझे फेवरेट महसूस हुआ था उसकी मैंने बीच में बात की है। ठीक है सर, सॉरी मेरी स्टेटमेंट गलत थी। यू लव अकाउंटिंग एंड सिंपली एंजॉय द क्लास ऑफ अकाउंटिंग। जो हजरात मेरे सामने क्लास वाले बैठे हैं उनकी तो इंतहा ही नहीं है कि वो तो एंजॉय करते 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 मायूस होते हैं जब आखिरी 10 मिनट्स आ रहे हैं। तो कौन कौन सी टर्म्स हमने पढ़ ली हैं? प्रोस्पेक्टिव चेंज, रेट्रोस्पेक्टिव चेंज। देन एक हेडिंग आ रही है ट्रांजिशनल प्रोविजंस की, जो अंग्रेजी है थोड़ी सी हमें डिफिकल्ट लगेगी हमें, सॉरी मैंने फिर गलत वर्ड यूज किया है, मेरे लिए जरा टफ है। इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग है। आए ट्रांजिशनल प्रोविजंस का अकाउंटिंग में मीनिंग मेरे साथ आराम आराम से पढ़े। अच्छा बेटा ये सॉरी बात जो बुक में हुई है ये इंपॉर्टेंट है। ये जिस तरह भी क्वेश्चन नंबर 2 आया है ये एग्जामिनर की चॉइस है कि उसने थ्योरेटिकल पूछना है या न्यूमेरिकल पूछना है, तो ये लिखने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो खास तौर पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो जरूर सही तरह पढ़ के आइएगा। ये आता आपको सारा था जो उसने पूछा वो आता आपको है, लेकिन हाउ टू ड्राफ्ट ये भी जरूरी है, और हम अपनी तरफ से अगर 100% एफर्ट करेंगे तभी इंशाल्लाह बात आगे बढ़ सकेगी। ठीक है, तो एग्जामिनर अभी आप आगे भी देखिएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछता रहता है, कॉन्सेप्ट वही है लेकिन हाउ टू राइट इन योर ओन वर्ड्स ये प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसको भी साथ साथ कोशिश करनी कि रिजॉल्व किया जा सके। ट्रांजिशनल प्रोविजंस और आए साथ साथ पढ़ो। समटाइम्स if there is a change in accounting policy in an accounting standard, पे रुक जाओ, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बदल सकता है? लाइफ वो खत्म हो गया, IAS 23 में बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट चेंज हो गया, तो समटाइम स्टैंडर्ड बदल सकता है। अब बाकी बात यही मेरे से सुन रहा, समटाइम्स होता ही है कि जब कभी स्टैंडर्ड चेंज हो तो स्टैंडर्ड चेंज करने वाले अकाउंटेंट्स खुद से ही उसी स्टैंडर्ड में, उसी स्टैंडर्ड के नॉर्मली एंड में आके एक पैराग्राफ लिख देते हैं और उस पैराग्राफ में बता देते हैं कि ये जो पॉलिसी हमने चेंज की है इस पॉलिसी को प्रोस्पेक्टिव चेंज करें या रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करें। तो अगर कोई स्टैंडर्ड बदले
और उस स्टैंडर्ड को बदलने के बाद उसी स्टैंडर्ड के अंदर ये भी बता दिया जाए कि इस पॉलिसी को चेंज प्रोस्पेक्टिवली करना है या रेट्रोस्पेक्टिवली करना है। तो जिस पैराग्राफ में इंग्लिश में ये लिख के बताया गया होगा कि चेंज करनी कैसे है, प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव, तो उस पैराग्राफ की हेडिंग दी जाती है ट्रांजिशनल प्रोविजंस। इन अदर वर्ड्स, जब भी कभी फॉर एग्जांपल आप स्टैंडर्ड खोल लें, लेट्स अज्यूम IS2 है और आपने इसे खोला और कहीं आपको एक हेडिंग मिली ट्रांजिशनल प्रोविजन किसी पैराग्राफ के ऊपर, तो उस पैराग्राफ के अंदर क्या होगा? अगर स्टैंडर्ड में कोई चेंज आया है तो उसमें फिर ये बताया गया होगा कि इस चेंज को अप्लाई कैसे करना, और अप्लाई कैसे भी किया जा सकता है और कैसे भी किया जा सकता है, प्रोस्पेक्टिवली की भी किया जा सकता है। और तो ये ट्रांजिशनल प्रोविजंस कहाँ लिखी होती हैं, किन स्टैंडर्ड्स में लिखी होती हैं? जो स्टैंडर्ड चेंज होगा, जरूरी नहीं होता हमेशा ट्रांजिशनल प्रोविजंस अवेलेबल हो, वो भी बाद में भी करता हूं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड बदला और उसी स्टैंडर्ड के अंदर ये भी बताया गया है कि कैसे ट्रीटमेंट चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, तो उस पैराग्राफ को कहते हैं ट्रांजिशनल प्रोविजंस का पैराग्राफ। ट्रांजिशनल प्रोविजंस का पैराग्राफ बताएगा क्या कि चेंज करना कैसे। तब आए जरा कोशिश करते हैं कि जरा इंग्लिश में पढ़ के जरा और आसानी हो जाए। समटाइम्स if there is a change in accounting policy in an accounting standard, now समझ गए आप, standard itself explains how to change the policy, bracket पढ़े, means accounting treatment of change is given in the relevant standard। किस पैराग्राफ को ट्रांजिशनल प्रोविजन बोलते हैं? जिस पैराग्राफ के अंदर चेंज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखा होता है उस पैराग्राफ को कहते हैं ट्रांजिशनल प्रोविजंस पैराग्राफ। एक आखिरी लाइन पर ऐड करें, दैट गिवन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज, दैट गिवन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन अ स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज ट्रांजिशनल प्रोविजन। ये ट्रांजिशनल प्रोविजंस का पैराग्राफ किन स्टैंडर्ड्स में नहीं होगा और किन स्टैंडर्ड्स में हो सकता है? अच्छा, ये भी कंपलसरी नहीं है, कंसंट्रेशन प्लीज, ये भी कंपलसरी नहीं है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड तो बदल जाता है समटाइम्स, लेकिन स्टैंडर्ड बनाने वाले ट्रांजिशनल प्रोविजंस का पैराग्राफ नहीं देते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने बताया नहीं है कि प्रोस्पेक्टिव चेंज करें या रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करें। फिर हम क्या करेंगे वो इंशाल्लाह मैं बताता हूं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ चेंज अवेलेबल है तो स्टैंडर्ड में जिस जगह अवेलेबल है उस जगह उस पैराग्राफ की हेडिंग क्या होगी? ट्रांजिशनल प्रोविजंस की हेडिंग। तो ट्रांजिशनल प्रोविजंस अपने वर्ड से बताया जरा मुझे, किसे कहते हैं? उसी को कहते हैं, उसी को तो कहते हैं। ये जो उसी को है ना, फॉर एग्जांपल अगर एग्जामिनर ने आपने पूछ लिया कि व्हाट आर ट्रांजिशनल प्रोविजंस, तो आपने कहना उसी को तो कहते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं जरा काइंडली जरा बोल दे, जरा उर्दू में तो कम से कम बोल दे ताकि अंग्रेजी की ट्राई हो सके। चेंज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर स्टैंडर्ड के अंदर है, चेंज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर स्टैंडर्ड के अंदर है तो उसे कहते हैं ट्रांजिशनल प्रोविजन। और जब मैंने बार बार एक पैराग्राफ वर्ड बोला, सॉर्ट ऑफ एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखा होता है कि इस स्टैंडर्ड के जो चेंज आई है उसे अप्लाई कैसे करना है। तो चेंज कैसे होनी है अगर स्टैंडर्ड में खुद से बताई हो, तो जिस जगह बताई होगी उस जगह को कहते हैं यहाँ ट्रांजिशनल प्रोविजंस गिवन है। चलें शॉर्ट वर्ड्स करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं ट्रांजिशनल प्रोविजंस गिवन नहीं है तो इससे क्या समझेंगे आप? ट्रांजिशनल प्रोविजंस गिवन नहीं है, चेंज तो हुआ है लेकिन चेंज का काउंटिंग ट्रीटमेंट बताया नहीं हुआ है। कहाँ नहीं बताया हुआ है? स्टैंडर्ड में नहीं बताया हुआ है। और अगर मैं कहूं ट्रांजिशनल प्रोविजंस अवेलेबल है तो इसका मतलब चेंज हुआ है और चेंज कैसे करना है ये भी स्टैंडर्ड के अंदर बताया गया